मैंने प्लान किया हुआ था जाने का। मैं एयरपोर्ट पे गया तो मुझे पता चला कि मेरा वीज़ा वहाँ पे पहले तो ये हुआ था कि वीज़ा कैंसिल हो गया था जब मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए गया था। अभी उस रात जब मैं गया तो मुझे पता चला कि मेरा नाम किसी लिस्ट में डाला हुआ और मैं ट्रैवल नहीं कर सकता जी। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा जी अगर मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि लास्ट टाइम जब इन्होंने मुझे दुबई जाने से एक दफ़ा रोका था जब अरशद भाई पाकिस्तान से बाहर गए थे उन दिनों में, उससे चंद दिन पहले शायद मैं जाना चाह रहा था क्योंकि मैंने अपने को टेस्ट करवाने थे और मेरे डॉक्टर को शक था कि मुझे पॉइज़न किया गया, तो मैं जाना चाहता था। तो इन्होंने मुझे जब उस वक्त रोका तो मैंने पूछा था कि मैं घर जाऊं या मुझे गिरफ़्तार करेंगे, तो उस वक्त उन्होंने गिरफ़्तार करने से इनकार कर दिया था और कहा कि आप घर चले जाएं। तो मैं घर चला गया था। तो उस दिन जब रात को दोबारा ऐसा हुआ तो फिर मैंने दोबारा पूछा कि मैं घर जाऊँ या आप गिरफ़्तार करेंगे। उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। वहाँ पर एक सोफ़ा था, मैं उस पर लेट गया, वेट करना शुरू हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे आइडिया हो गया कि ये जो आपस में चेमगोइयाँ कर रहे हैं, फिर एक मेरे दोस्त हैं वहाँ, उन्होंने आके मुझे इशारा भी कर दिया, लोग बता देते हैं, तो मुझे पता चल गया कि मुझे अरेस्ट करेंगे। मैंने ट्विटर पे फिर आगाह कर दिया लोगों को और उसके बाद फिर FIA की टीम आ गई, अरेस्ट करके ले गए। आपके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड थी, वो किस चीज़ के बारे में थी? जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ थे जी। उन्होंने एक तकरीर की थी, एक खिताब, आखिरी उनका खिताब था, उन्होंने वो किया था। उसमें उन्होंने क्लेम किया था कि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं है जी। मुझे उनके क्लेम पे यकीन नहीं था क्योंकि हमने सारा कुछ होता हुआ देखा था जी। तो मैंने एक तकरीब थी लाहौर में, वहाँ पे मुझे मदऊ किया गया, मैं वहाँ गया तो वहाँ यूथ भी थी, बहुत सारे लोग थे और क्योंकि ये करंट अफेयर का इशू था जी। तो हम मुख्तलिफ चीज़ों पे बात कर रहे थे और अरशद शरीफ शहीद की शहादत के बाद हम लोग काफ़ी रंज में थे, हमारी तलखी बहुत बड़ी हुई थी और वो दुरुस्त बड़ी हुई थी, हमें मार पड़ी हुई है तो हम तकलीफ़ में हैं। तो वहाँ मैंने लोगों से ये सवाल किया कि जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि आप लोग तक जिन लोगों को लगता है कि ये बात ठीक है वो हाथ खड़ा करें, तो बहुत थोड़े लोगों ने हाथ खड़ा किया। जब मैंने कहा कि आपको लगता है जो जनरल बाजवा ने बात की है वो गलत है तो हाथ खड़ा करें, तो 80% 90% लोगों ने तब हाथ खड़ा किया और शोर बचाया। तो मैंने जनरल बाजवा साहब के लिए कैमरे उधर मोड़ के उनकी आसानी के लिए वो दिखा भी दिया। तो ये इस कॉन्टेंट के ऊपर वो कह रहे हैं जी कि आपके ऊपर हमने FIR दे दी है। तो इस तरह तो पाकिस्तान में रोज़ाना सर्वेज होते हैं, वो इसी तरह के सवालात करते हैं, अपने टॉक शोज़ में भी यही पूछते हैं। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि FIR देने का मूड था, एक FIR ऐसी बोगस सी उन्होंने दे दी और देने के बाद उन्होंने उसको छुपा के रख लिया। FIA की तहवील में आप जितनी देर रहे हैं उनका सलूक आपके साथ कैसा था? सलूक का ये था कि जब ये लोग आए मुझे लेने के लिए तो इन्होंने मुझे पहले निकाला बैक डोर से। एयरपोर्ट में ये मुझे फ्रंट से नहीं लेकर जा सकते थे बाहर, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे बता दिया था कि मुझे गिरफ़्तार किया जा रहा है, तो उस वजह से बाहर लोग इकट्ठे हो गए थे, मुश्किल था वहाँ से निकालना। फिर इन्होंने FIA को बुलाया, उन्होंने मुझे पिछले गेट से निकाला, वहाँ एक और गाड़ी खड़ी थी FIA की और वो कुछ पेपर लेकर आए हुए थे। तो मैंने उनसे कहा जी आप मुझे मेरी FIR दिखा दें जिसमें आप गिरफ़्तार करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी आप गाड़ी में बैठें। मैंने कहा जी मैं ऐसे नहीं बैठूंगा, मुझे आप मेरी FIR दिखाएंगे जिसमें मैं आपको मतलूब हूँ, फिर मैं गिरफ़्तारी दूंगा लीगल डॉक्यूमेंट के साथ, ये मेरा राइट है। फिर वो लेकर आए जाकर FIR, मैंने पढ़ी और मैंने उन्हें कहा जी बिल्कुल ठीक है FIR है, ये मैंने ही कहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने नहीं कही, मैं इसको ओन करता हूँ। और मैंने बल्कि उस वक्त ये कहा वहाँ ऑफिसर को, मैंने कहा ये FIR अगर मुझे इंसाफ मिला तो 24 घंटे से ज़्यादा टिकेगी नहीं। बहरहाल वो मुझे ले गए FIA के दफ्तर में और सलूक जैसा गिरफ्तार आदमी के साथ किया जाता है वैसे ही किया उन्होंने, और ले जाके उन्होंने मुझे एक बहुत छोटा सा उनका सेल था, उसमें पहले ही 5 बंदे पहले थे, छठा मैं था, वहाँ ले जाके उन्होंने बंद कर दिया। वो थोड़े से वहाँ गद्दे पड़े हुए थे, वो लोग उन पे सो रहे थे, रात का टाइम था और वो लोग उस पर पहले ही सो रहे थे। मैंने किसी को उठाना मुनासिब नहीं समझा, नीचे फ़र्श था, मैं फ़र्श पे ही लेट गया तो और मैंने उन्हें कहा मुझे कोई कंबल ला दें जी। तो 5 घंटे तक 4-5 घंटे तक तो मुझे उन्होंने कंबल नहीं दिया जी। तो मैं वहाँ फ़र्श के ऊपर ही लेटा रहा, वेट करता रहा। कोई चीज़ वहाँ पे मुझे गर्दन पे काट भी गई, वहाँ मैंने वो देखी, वो चूहियाँ फिर रही थी, कीड़े मकोड़े थे काफ़ी, तो वो कोई चीज़ मुझे यहाँ पे, जब मैं वहाँ पे लेटा हुआ था तो कोई चीज़ मेरी गर्दन पे काट गई, मेरे यहाँ पे 2 दिन 3 दिन निशान भी रहा। मैंने वो फिर उसको ट्रीटमेंट करवाया अपने गले पे, यहाँ पे इस जगह पे काट गई। बल्कि वो FIA वाले भी परेशान हो गए थे कि आपके गले पे क्या हो गया। तो मैंने कहा भाई मैं किसी को नहीं बोल रहा कि आप लोगों ने कुछ किया है, ये कोई चीज़ मुझे लड़ गई है, मैं जब वहाँ सो रहा था लॉकअप में, तो ये उसका प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं करने वाला। तो वो थोड़ा परेशान हो गए थे। उसके बाद उन्होंने मुझे कोई मेरे ख्याल में दोपहर के वक्त बाहर निकाला,
फिर कंटिन्यूसली बार बार वो एक ही बात कहते थे कि पासवर्ड दे दो, पासवर्ड दे दो अपने मोबाइल का पासवर्ड दो, हमें वो चाहिए। फिर एक आदमी आता था वो मांगता था, दूसरा आता था। उन्होंने लगातार बहुत दबाव डाला, बहुत प्रेशर डाला, बड़ी कोशिश की कि वो किसी तरह मेरे से पासवर्ड लें। तो मैं उनको मना कर रहा था, मैं कह रहा था कि पासवर्ड मैंने नहीं देना। ये एक्चुअली वो ये कर रहे थे। तो फ़ोन का पासवर्ड क्यों मांग रहे थे आपसे? ऐसा क्या है फ़ोन में? मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं है और इसमें मेरी निजी मालूमात हैं, मेरी फैमिली की पिक्चर्स हैं, मेरे बच्चों की है, जो लोग मेरे करीब हैं उनकी तस्वीरें होंगी, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं जिन लोगों से मैं राब्ते में रहता हूँ। और कुछ ऐसे बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं ट्रस्ट करके, जी, मुझे इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। जी, अब वो सारे डिस्क्लोज हो जाते। वो ये चाहते थे कि मैं उन्हें उनको पासवर्ड दूं और अपने सारे सोर्सेज डिस्क्लोज कर दूं, उनके साथ बददेहांती करूं। तो मैंने उन्हें कहा मैं बददेहांती नहीं कर सकता उन लोगों के साथ जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। जी, तो मेरा फ़ोन आपके पास है, आप लोगों ने ज़बरदस्ती लिया हुआ है, आप उसे खुद ही खोल लें। जी। अगर आप खोल सकते हैं तो। मैं तो आपको खोल कर नहीं दे रहा। खोलने में तो कामयाब उन्होंने काफ़ी कोशिश की, मुझे बार बार कहते रहे। मैंने कहा जी मैं नहीं खोलूंगा। मैंने तंग आ गया, मैंने कहा यार मैंने आपका पासवर्ड मांगा, आप मेरा मांग रहे हैं। मैंने कहा जी आपको हमने गिरफ्तार किया हुआ है, आपने देना है हमें पासवर्ड, आप हमें दीजिए। फिर कभी ऊपर ले जाते थे, कभी नीचे ले आते थे, कभी जाके वो जहाँ पे मशीन लगी हुई थी जिसके अंदर वो डाटा जाता है और वो फोरेंसिक होता है, वहाँ ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा, तो बहुत दबाव डाला उन्होंने पासवर्ड के लिए। और ये सिलसिला मेरे ख्याल में कोई 7-8 घंटे चलता रहा। तो मैंने फिर ये फैसला कर लिया कि मैंने पासवर्ड नहीं देना। ये कुछ भी करें, ये जिस लेवल पे जाना चाहते हैं जाएं, मैं इनको नहीं दूंगा। तो उन्होंने अपनी सारी सख्ती करके देख ली, तो मैंने नहीं दिया पासवर्ड। तो आपको जब हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं तो कैसा लगता है आपको? अच्छा तो नहीं लगता ना, हथकड़ियाँ लगाए कोई तो बुरा लगता है कि आपको बांध रहा है कोई, जी, तो और बगैर किसी जुर्म के बांध रहा है। आप आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आज़ादी इजहार राय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपके अल्फाज को आज़ादी देने की बजाय आपके हाथों को बांध लें तो बुरा लगता है, जी। अच्छा नहीं लगता। यानी हथकड़ियाँ किसको अच्छी लगती हैं? मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि ये हथकड़ियाँ जेवर हैं या ये वो है। लेकिन मुझे इन गिरफ्तारियों के ऊपर कोई वो शर्मिंदगी नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि मैं कोई करप्शन में गिरफ्तार नहीं होता, मैं कोई मनी लॉन्ड्रिंग में, चोरी डकैती में, किसी को मारने में, किसी के साथ ज़्यादती करने में गिरफ्तार नहीं होता। मैं तो अपने बोलने का हक मांगने पे गिरफ्तार होता हूँ, आज़ादी इजहार राय पे गिरफ्तार होता हूँ। तो मुझे उस पर मैं उस पर प्राउड फील कर सकता हूँ। लेकिन जब हथकड़ी बांधते हैं हाथ पे तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं आप और इस दफ़ा भी हुए। हमारी आवाम ये जानना चाहती है आप हंसते क्यों रहते हैं? अच्छा देखिए, आपको जब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो आपके पास ऑप्शन थोड़े ही होते हैं। हाँ जी, या तो आप रोते रहें तो या फिर आप हंसते रहें। तो मुझे तो इन पे हंसी आ रही होती है कि ये कर क्या रहे हैं मेरे साथ, जी, यानी मेरे अंदर से ये क्या निकालेंगे। आपके पास यही ऑप्शन है ना, या तो आप रोना शुरू कर दें या आप हंसना शुरू कर दें। जी, आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपको पता है आपने कोई जुर्म नहीं किया, इसके बावजूद आपको पकड़ रहे हैं। जी, एक्चुअली तो वो आपसे डील करना चाहते हैं, जी, एक्चुअली तो वो आपको मनाना चाहते हैं उस बात पे जिस पे वो आपको लाना चाह रहे हैं और आप नहीं आ रहे। आप उन्हें ये कह रहे हैं कि मैं ये करूंगा और वो आपको मना कर रहे हैं कि ये मत करो। ये जिन चीज़ों में गिरफ्तार करते हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है, जी, एक्चुअली मेरे से कुछ और मांगते हैं, जी, वो मैं नहीं दे सकता। मेरा अपना ज़ाती मामला नहीं है, मामला मेरे मुल्क का है। बिल्कुल। अगर मेरी अपनी ज़ात का मामला होता तो मैं तो छोड़ देता सारा कुछ। यानी मेरी फैमिली के लोग हैं, जब भी कभी हमारा किसी मामले में कोई लेन देन का तनाज़ा हो जाए किसी भी जगह पे, तो वो मुझे कभी भी फैसले में नहीं बैठने देते। उन्हें पता है ये सारा कुछ छोड़ के उठ जाएगा। मैं हमेशा सब कुछ छोड़ के उठ जाता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, जो आप कह रहे हैं वैसे ही ठीक है। तो मैंने हर फैसला अपने नुकसान में ही किया है। तो वो मेरा ज़ाती मामला होता तो मैं नुकसान उठा लेता। मामला मेरे मुल्क का है तो वहाँ मैं कंप्रोमाइज़ कर नहीं सकता। फिर मेरे पास इनकी बेचारगी पे और इनकी हरकतों पे हंसने के अलावा और कोई ऑप्शन रहता नहीं है। इन्होंने मार कुट के भी देख लिया, परेशान भी किया काफ़ी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने टाइम गुजारना है तो ज़रा थोड़ा खुशी खुशी गुजार लें। जी, फैमिली की बात की अभी आपने, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती आपकी? वो कहते नहीं आपको कि छोड़ दो इन चीज़ों को? हाँ, मेरे घर वाले नहीं, वो बल्कि मेरे घर वाले मुझे हौसला देते हैं, वो मेरा हौसला है। जी, और फैमिली लाइफ का डिस्टर्ब होना पिछले 1 साल में, वैसे तो सहाफ़ी की लाइफ होती नहीं, फैमिली बहुत कम होती है। जी, पहले भी हम कोई बड़ी वो उस तरह की लाइफ नहीं गुजार रहे होते कि बच्चे बीवी हमसे बहुत खुश हों, माँ बाप और बहन भाई बहुत खुश हों कि हम उन्हें बहुत टाइम दे रहे हैं। तो
पहले भी कोई ऐसा नहीं होता, वो लोग पहले भी हमसे कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते। तो जब इस तरह के हालात पैदा हो जाएं और आप बिल्कुल ही उनके साथ ट्रैवल ना कर पाएँ और उनको कहीं ना ले जा पाएँ, या आप अवॉइड करेंगे वो आपके साथ जाएं क्योंकि आप खुद खतरे में, तो आप उनको क्यों डालेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में उनको थोड़ा सा और बुरा लगता तो होगा, लेकिन मेरी फैमिली जो है वो मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं। उनका बहुत शुक्रिया, और इसके लिए मैं उनसे माजरत ही कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अब ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस काम में वो बकअप करते हैं। मेरे फादर को एक साहब आए और उन्होंने काफ़ी ऐसी बातें बताई कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, आपके बेटे को ये हो सकता है। तो मुझे याद है कि मैं पीछे खड़ा सुन रहा था और मैं हैरान हो रहा था कि ये बंदा क्यों कह रहा है ऐसी बातें, हालांकि वो एक जर्नलिस्ट था। तो मेरे फादर ने उन्हें कहा कि मेरा बेटा जो कर रहा है वो ठीक है या गलत है। तो उन्होंने कहा जी कर तो ठीक रहा है। तो उन्होंने कहा फिर उसको डराना नहीं है, आपने उसको हौसला देना है। तो मेरे अब्बू ऐसे हैं, मेरी वालदा जो हैं उनको ज़्यादा खबरों के बारे में पता नहीं है, बस वो मेरे लिए दुआ करती हैं और वो मुझे हौसला देती हैं हमेशा। मेरी बेगम को आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने उनको सुना भी है टीवी पे, वो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, थोड़ा बहुत जितना वो बच्चों में से टाइम निकाल पाती हैं थोड़ा बहुत वो आ जाती हैं। तो वो भी मुझे हौसला ही देती है, और अब मैं उनसे, मुझे पता है कि वो कहना चाहते हैं कुछ, लेकिन वो कह नहीं पाते और मैं सुनना नहीं चाहता। आपकी गिरफ्तारी पे लोग बहुत जमा होते हैं, कमरा अदालत में भी हमने देखा उधर लोगों का झुमघट्टा था, आपके इर्द गिर्द लोग जमा थे, क्या वजह इसकी? लोग आ जाते हैं, उनका शुक्रिया, और मैं उनको जानता भी नहीं, बहुत सारे लोगों को मुझे उनके नाम भी नहीं पता जी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों के दिलों में ना एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करते हैं। मैं आपको ये कहूँ मेरा ये कमाल है तो नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है जी। मैं सीधा सीधा अपना काम करता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो लोगों के दिलों में मेरे लिए पे हाथ डालता है, और जब मैं मुश्किल में होता हूँ तो लोगों को मेरे पीछे अल्लाह ताला भेजता है और वो लोग आते हैं। उन सब का बहुत शुक्रिया। मैं यानी उनका एक कर्जा चढ़ता जा रहा है मेरे पे लोगों का, वो बेलौस होकर मेरे पीछे आ जाते हैं। जब मैं पकड़ा जाता हूँ या मेरे साथ ज़्यादती हो रही होती है तो मेरे पीछे आते हैं, बेलौस आते हैं। मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ, कुछ भी नहीं दे सकता। मैं उनका नाम भी याद नहीं कर सकता, वो इतने सारे लोग होते हैं, सबके नाम तो याद नहीं कर सकता। 2 4 5 का मुझे नाम याद हो जाएगा, 10 का हो जाएगा एक दिन में। सबके नाम भी याद नहीं कर सकता और सबकी शक्लें भी याद नहीं रख सकता, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो इन लोगों को इनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डालते हैं और इनको मेरे पीछे भेजते हैं, और ये लोग आते हैं। इन सब का बहुत शुक्रिया। आपके वकील का कहना है कि FIR छुपाई जाती हैं, इस दफ़ा भी छुपाई हुई थी, तो अभी भी कोई चांसेस हैं आपकी दोबारा गिरफ्तारी के? देखें, FIR जो पुलिस वाली थी उसमें उन्होंने 17 FIR बता दी थी, एक छुपा ली थी जी। वो जो छुपा ली थी उसमें उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। अभी जो FIA वाली FIR थी, हमने इनसे बहुत पूछा, अदालत के जरिए भी पूछा, फिर भी इन्होंने छुपा ली थी और छुपाकर इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया जी। हो सकता है अभी भी इन्होंने कोई FIR छुपाई हुई हो, हमें तो नहीं पता इस बारे में जी। तो मैं ऐसे ही कभी कहीं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, कहीं पे भी हूँ, अगर गिरफ्तार उन्हें करना होगा तो वो कर लेंगे जी। लेकिन मुझे अपने निज़ाम इंसाफ पे उम्मीद है। मैंने उस दिन अदालत में भी यही बात की थी कि हम अदालत के बलबूते पे बोलते हैं, हम एक भरम है अपनी अदालतों के ऊपर, यही एक सहारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद हमारे पास है कि हम बोल सकते हैं। तो ये भरम हमारा कायम रहना चाहिए और शुक्र है अदालतें इंसाफ दे रही हैं। हुकूमत को क्या खदशा है आपके बाहर जाने से? वो क्यों बौखलाती है आपको बाहर जाते हुए देखते हैं? मैं अभी गया था, वापस आ गया था। जब मैं बाहर गया था तो मेरे दोस्तों को फ़ोन करके कह रहे थे इसको को वापस ना आए। क्यों? उनको लगता था कि ये बाहर रहेगा तो अच्छी बात है, जान छूटी इससे। पहले मुझे कह रहे थे वापस ना हो, मैं बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती वापस आया हूँ मैं जी। और आपको बाहर नहीं जाने देते? मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टाइम जब मैं दुबई चला गया ना तो मैं गया था काम से जी, और मेरे भाई वहाँ थे, एक दोस्त वहाँ थे जी। तो मुझे वहाँ जाना था, पेंडिंग था काफ़ी अरसे से, तो मैं जा नहीं पा रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर जब मैं गया लास्ट टाइम तो मुझे 1-2 दिन में वापस आना था। इधर पाकिस्तान में रुला पड़ गया कि भाग गया, फरार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। जब मैं वापस आ रहा था ना तो वो दुबई एयरपोर्ट पे अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हो गए। पाकिस्तानी मुझे पकड़ पकड़ के पीछे खींच रहे थे, रोक रहे थे कि तू ना जा। जो दुबई से पाकिस्तानी पाकिस्तान आ रहे थे वो मुझे रोक रहे थे कि तुम पाकिस्तान क्यों जा रहे हो। मैंने कहा मेरा मुल्क है, मैं वापस जा रहा हूँ। कहता खुदा का नाम लें आप पाकिस्तान ना जाएं। यानी मुझे उस दिन बड़ी शर्म आई कि क्या हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तान को इतना गैर महफूज समझते हैं कि वो मुझे पाकिस्तान नहीं आने दे रहे थे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और बड़ी शर्म आई उस दिन। मैंने कहा मेरा मुल्क है, मैं उधर जाऊंगा वापस। और अभी भी जब मैं जा रहा था तो वो एक मेरा वादा था अपने बच्चों के साथ,
तो मैं वो पूरा करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है मुझे थोड़े दिन बाद मौका मिले मैं जाऊं, लेकिन मुझे वापस आ जाना था। मैंने जाना था और वापस आ जाना था। तो भाग जाना, फरार हो जाना, वो मेरे से होगा नहीं। मैं इनको फेस करूंगा। परवेज़ मुशर्रफ की इंतकाल की खबर आई है आज, उनकी लेगेसी को कैसे देखते हैं? परवेज़ मुशर्रफ शख्सी तौर पे, जी अगर एक इंसान के तौर पे आप बात करें तो एक ज़बरदस्त आदमी था, जी एक ज़बरदस्त कमांडो था, एक भरपूर ज़िंदगी उसने गुजारी है और बोलने में बहुत ज़बरदस्त, बड़ा शार्प माइंड इंसान था, दोस्तों का दोस्त था, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छे फैसले भी किए, लेकिन एंड ऑफ द डे वो एक डिक्टेटर था। जी ये एक खराबी जो है ना, वो उनकी सारी खूबियों के ऊपर हावी आ जाती है। यानी परवेज़ मुशर्रफ में 1000 खूबियाँ थीं, लेकिन उनका डिक्टेटर होना उनकी सारी खूबियों को खा जाता है। ये बदकिस्मती